Hello friends, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about uric acid. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूरिक एसिड। देखिए गाइस, जो यूरिक एसिड होता है ये नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारी बॉडी में नेचुरली वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये प्यूरिन एक केमिकल होता है जिसकी हेल्प से ये प्रोडक्ट बनता है। जब नेचुरली सेल ब्रेक डाउन होते हैं तब ये जो यूरिक एसिड है वो बॉडी में जनरेट होता है एंड ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें ये बढ़ भी जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे गाउट की कंडीशन हो गई, बहुत पेनफुल रहता है। एंड कुछ कंडीशंस में ये घट भी जाता है। आज हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, किस टेस्टिंग के ज़रिए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल रेंज क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है, किस किस नेचुरल फिजियोलॉजिकल चीज़ों में ये ऑटोमेटिकली बढ़ता है एंड इसको कम कैसे किया जा सकता है, आज इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। देखिए, यूरिक एसिड इज अ वाइट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फाउंड इन द ब्लड। जो यूरिक एसिड है ये वाइट, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टल होता है। ओके, सो क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टल्स बनाता है, ठीक है। एंड ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि ब्लड एंड यूरिन में पाया जाता है, as well as trace amount found in the various organs of the body। यहाँ तक कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के उसमें थोड़े थोड़े ट्रेस अमाउंट में भी ये पाया जाता है। इट कैन बिल्ड अप एंड फॉर्म स्टोन्स, ये बढ़ता भी है, ठीक है, एंड स्टोन्स को बना सकता है, क्रिस्टल्स बना सकता है इन वेरियस डिजीज स्टेट, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं जैसे कि गाउट। यूरिक एसिड इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। मैंने भी आपको बताया केमिकल होता है प्यूरिन, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन से ये बनता है उसका मेटाबॉलिज्म में। गाइस, जो यूरिक एसिड है ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड इज थ्रू द एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज विच ऑक्सीडाइज ऑक्सीप्यूरिन्स। इसमें क्या है, देखिए, एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है xanthine ऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, एंड ऑक्सीप्यूरिन्स को बनाता है। नॉर्मली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द बॉडी। देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बट व्हेन देयर इज एन एक्सेस अमाउंट इन द ब्लड कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिया। लेकिन जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाए तब हम उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर का मतलब ही होता है इंक्रीज होना। दिस कैन लीड टू गाउट एंड फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, जिसकी वजह से गाउट की कंडीशन इंक्रीज हो सकती है, गाउट बन सकता है बॉडी में एंड किडनी में स्टोन भी बन सकता है। ओके, यूरिक एसिड जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, देयर इज अ कार्बन प्रेजेंट, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन H4 है एंड नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड्स है। तो ये सब मिलकर जो है यूरिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से बोला है। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन्स न्यूक्लिक एसिड। जब प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड का कैटाबोलिज्म होता है तब यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है, ये लीवर के अंदर बनता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, लीवर के अंदर बनने के बाद ये किडनी तक ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे ग्लोमेरुल्स के थ्रू ये फिल्टर आउट होता है, मोस्ट ऑफ विच इज रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स, एंड उसमें से कुछ जो पोर्शन है इसका रीअब्सॉर्ब्ड होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स के थ्रू एंड बाकी का एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। क्लिनिकल एप्लीकेशंस देख लीजिए कि हमें यूरिक एसिड कब करवाना है, क्यों करवाना है। यूरिक एसिड इज मेजर्ड टू असेस, डायग्नोसिस एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। क्या गाउट की कंडीशन तो नहीं है, या फिर अगर गाउट है तो उसका ट्रीटमेंट
कैसा हो, कहाँ तक पहुंचा है, उसको एसेस करने के लिए होता है। गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं, एंड व्हेन यू मूव योर जॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो दिस इज द गाउट कंडीशन। बहुत सीवियर कंडीशन होती है, बहुत पेनफुल रहती है। वो तब होती है जब यूरिक एसिड अपने नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाए, जिसको जो हाइपर यूरिसीमिया के केसेस में देखा जाता है। देन डायग्नोसिस ऑफ रीनल कैल्कुलाई। अगर रीनल कैल्कुलाई है, आपकी किडनी में स्टोन है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। टू डिटेक्ट किडनी फंक्शन, किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है टेस्टिंग को। इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, एंड एज वी ऑल्सो नो दैट, अभी हमने पढ़ा कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है ये। सो अगर इनहेरिटेड ही जेनेटिकली हमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का कोई डिसऑर्डर है, तो उसको भी डायग्नोज करने में ये हेल्प देता है। अब दो कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर इंक्रीज हुआ अपने नॉर्मल रेंज से, तो दैट वुड बी हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। सो इट इज अबनॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड अबनॉर्मली अपना कॉन्सेंट्रेशन हाई करता है हमारे ब्लड में नॉर्मल वैल्यू से, सो उस चीज को हम हाइपर यूरिसीमिया के नाम से जाते हैं। इसमें कौन कौन सी कंडीशन अराइज होती है? गाउट, यूरीमिया, ल्यूकीमिया एंड रीनल फेलियर हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं। अगर हम हाइपर यूरिसीमिया के सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो दो जनरली इसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं, एक गाउट और एक यूरिक एसिड नेफ्रोलोथियसिस। सो गाउट एक ऐसी डिजीज है दैट कॉजेस पेनफुल स्वेलिंग in the places where two bones fit together, that means joint, especially the toe, knees and fingers. गाउट कैसी एक डिजीज है? ये एक पेनफुल डिजीज है, और जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जॉइंट का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे दो बोन आपस में लिंक कर रही हो, दो बोन है और ये आपस में लिंक कर रहे हैं, ये जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जॉइंट कहाँ कहाँ के? स्पेशली टोए के, नी के और फिंगर्स के जो जॉइंट्स है वहां पर ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, स्वेलिंग आती है, बहुत पेनफुल रहती है। सो दैट इज नोन एज गाउट, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज अ नेफ्रोलिथियसिस। सो इट इज अ हार्ड डिपॉजिट made of minerals and salts that form inside your kidneys. It is also called renal calculi and kidney stones. So इसका दूसरा नाम क्या है? renal calculi and kidney stone के नाम से हम इसे जानते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि कैल्कुलाई कब बनता है? जब मिनरल्स हार्डली वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो ये दो सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाए, हाइपर यूरिसीमिया की जब कंडीशंस अराइज होती हैं। सेकेंड वन, अगर अपनी नॉर्मल रेंज से कम जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोयूरिसीमिया। हाइपो, दैट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज वैल्यू। सो इट इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड टू बिलो नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू से जब बिलो जाता है, नॉन एज हाइपोयूरिसीमिया। कॉजेज नेफ्राइटिस कॉज हो सकता है, एंड देयर कुड बी अ डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, सो ये हो सकता है। मैंने आपको बताया ही था अभी कि किडनी के फिल्टर होने के बाद जो हमारे ट्यूबल्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो फिल्टर आउट ही होता जाएगा, बाहर निकल जाएगा बॉडी से, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सो ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके एस्टिमेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर दी एमएलटी स्टूडेंट्स। ओके, सो देखिए हम दो तरीके से इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक तो केमिकली मेथड जिसका नाम है हैर्ने कार्वेज, एंड सेकंड वन इज एंजाइमेटिक मेथड जिसका नाम है यूरिकेस। दोनों ही मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पहले हम पढ़ेंगे कार्वेज मेथड के बारे में, जो हेनरी कार्वेज मेथड है, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या है, यूरिक एसिड अगर सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो फॉस्फोटंगस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एंड सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों के प्रेजेंस में इसके साथ में रिएक्ट करेगा एंड एलानेशियन एंड ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम 660 नैनोमीटर पे मेजर करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड रिएजेंट फॉर दिस मेथड। वी नीड apparatus, we need test tube, graduated pipette, water bath, stopwatch, measuring cylinders, photometer
एंड सेंट्रीफ्यूज। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमें लगेंगे इस मेथड के लिए। एंड रिएजेंट्स में हमें चाहिए वर्किंग फॉस्फोटंगस्टिक एसिड रिएजेंट, deproteinizing reagent, यूरिक एसिड स्टैंडर्ड, सोडियम कार्बोनेट, डिस्टिल वाटर एंड सैंपल के लिए आप प्लाज्मा और सीरम दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। प्रोसीजर देख लीजिए आप इसका। हमने क्या करना है, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट बनाना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हम डीप प्रोटीनाइजिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं। उसमें हमने सैंपल लेना होता है एंड उसको फिल्टर आउट करना होता है। सो जो डीप प्रोटीनाइजिंग रिएजेंट है उसके अंदर सोडियम टंगस्टेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। सो पहले पीएफएफ बना लें एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। वो ड्राई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। पहली टेस्ट ट्यूब को टेस्ट के नाम से हम लेबल करेंगे, सेकंड को स्टैंडर्ड एंड थर्ड को ब्लैंक के नाम से करेंगे। बहुत बार मेथड्स में बताती हूँ, टेस्ट में रिएजेंट के अलावा सिर्फ सैंपल जाता है, स्टैंडर्ड में रिएजेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड जाएगा, ब्लैंक में रिएजेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर जाएगा। ओके, सो ये देख लीजिए। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले पीएफएफ सैंपल जो है वो टेस्ट में जाएगा 3 ml, ओके। एंड देयर वुड बी द यूरिक एसिड स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड में जाएगा 3 ml, डिस्टिल्ड वाटर ब्लैंक में जाएगा 3 ml, ओके। देन उसके बाद हमने क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट रिएजेंट लेना है जो कि तीनों ही ट्यूब्स में 1 ml जाएगा, एंड वर्किंग फॉस्फोटंगस्टिक एसिड रिएजेंट लेंगे जो कि तीनों ही ट्यूब में 1 ml जाएगा, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपने इन सभी टेस्ट ट्यूब को मिक्स करें अच्छे से, ठीक है। एंड उसको डार्क एरिया पे, डार्क साइड में 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, रीड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करें। सबसे पहले आप कॉलोरीमीटर लें और 660 नैनोमीटर पे करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉलोरीमीटर ले लो और उसके बाद क्या करना है कि उसको ब्लैंक पे सेट कर लो, ब्लैंक की हेल्प से 0 पे सेट करो, स्टैंडर्ड की रीडिंग लो, टेस्ट की रीडिंग लो। आपका कैलकुलेशन कैसे रहेगा, जो इसकी यूनिट रहती है वो mg/dl रहती है, ठीक है। एंड कैलकुलेशन कैसे होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट को डिवाइड करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड से एंड मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड के साथ में। नॉर्मल रेंज देख लीजिए आप इसका, फीमेल्स के अंदर जो यूरिक एसिड होता है वो 2.6 टू 6.0 रहता है, ठीक है। मेल के अंदर थोड़ा एलिवेट रहता है, 3.5 टू 7.2 रहता है, चाइल्ड के अंदर 2.0 टू 5.5 mg/dl रहता है। मेल के अंदर एलिवेट क्यों रहता है उसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। सो वो जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। देन वी हैव सेकंड मेथड विच इज यूरिकेज मेथड। सो यूरिकेज मेथड में क्या है ना, यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूरिकेज। जो यूरिक एसिड है वो यूरिकेज के जरिए ऑक्सीडाइज होता है एंड वो बनता है एलांटोनिन, ठीक है, विच इज विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्सीडेज, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होगा, कैन ऑक्सीडाइज द मिक्सचर ऑफ एडीपीएस, एडीपीएस के मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। किसमें कर एंड कैन ऑक्साइड अ 4 अमाइनो ट्रिपेन, ठीक है, to form a quinocamine that absorb maximally at 550 नैनोमीटर, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बनाएगा, क्विनोनिमाइन बनाता है जिसकी हम जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो ये बनाएगा एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए, सेम ही है ऑलमोस्ट, खासकर अपरेटस में तो सेम है। आपको टेस्ट ट्यूब लगेगा, ग्रेजुएटेड प्रिपेड, वाटर बाथ, स्टॉप वॉच, सेंट्रीफ्यूज, फोटोमीटर एंड मेजरिंग सिलेंडर। रिएजेंट्स में हमें देखिए यूरिजाइम बफर चाहिए, ठीक है, यूरिजाइम रिएजेंट चाहिए, यूरिक एसिड स्टैंडर्ड चाहिए, टोटल सीरम सैंपल चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन प्रोसीजर देखिए, हमने क्या करना है, प्लाज्मा इज ऑब्टेन बाय सेंट्रीफ्यूज ऑफ ब्लड फॉर 10 मिनट्स। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें 10 मिनट के लिए, प्लाज्मा निकाल लें। उसके बाद 3 टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक, तीनों को लेबल करें, ड्राई और क्लीन होनी चाहिए। अब टेस्ट और हम टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक में तीनों में ही 2 चीजें डालने वाले हैं। एक तो यूरिजाइम बफर डलेगा और रिएजेंट, तीनों में ही डलेगा ये, लेकिन जो बफर है वो 1 ml डलेगा एंड जो रिएजेंट है वो 0.11 ml तीनों में डलेगा। स्टैंडर्ड में जाएगा, सैंपल में जाएगा, ब्लैंक के लिए डिस्टिल्ड वाटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सभी को मिक्स करें, सारी ट्यूब्स को, ठीक है। एंड 5 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखें वाटर बाथ के अंदर। उसके बाद अब्जॉर्बेंस करनी है इसकी, ठीक है, किसके अगेंस्ट,
ब्लैंक के अगेंस्ट 550 नैनोमीटर पे। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन सेम है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट को डिवाइड करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिटरेचर के ऊपर ऑलरेडी गिवन होता है, वहां से आपने लेना है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग यूरिक एसिड लेवल, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड लेवल को अफेक्ट करते हैं, जैसे बॉडी मास लेवल इज इंक्रीज्ड इन ओबेसिटी, ठीक है। सेक्स हायर इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज बॉडी मास, क्योंकि उनके अंदर बॉडी मास ज्यादा होता है। डाइट इंक्रीज मीट इनटेक, डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, अगर मीट इनटेक बहुत ज्यादा, देखिए एक सर्टेन अमाउंट तक है तो ठीक है, इंक्रीज्ड है तो प्रॉब्लम है। अगर आप फ्लूइड इनटेक बहुत कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। एक्सरसाइज लोअर्स द बॉडी फैट एंड सब्सिक्वेंटली यूरिक एसिड लेवल, एक्सरसाइज आप अच्छे से करते हैं तो वो यूरिक एसिड लेवल को लोअर करेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी में इनिशियली ये लो रहता है, आफ्टरवर्ड्स यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन कुछ टाइम बाद यूरिक एसिड प्रेगनेंसी में बढ़ भी सकता है, ठीक है। सो ये फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली यूरिक एसिड को अफेक्ट करते हैं, ओके। अब एक समरी सी देख लीजिए आप थोड़ा सा, सो दैट आपके दिमाग में रहे, याद हो जाए। सो देखिए यूरिक एसिड जो होता है ये एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्यूरिन केमिकल से बनता है। प्यूरिन केमिकल का लास्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होता है, नेचुरली सेल जब ब्रेक डाउन होते हैं तब, ओके। सो फीमेल्स के अंदर ये 2 से 6 पाया जाता है, मेल्स के अंदर 3 से 7 तकरीबन। बट ऐसा क्यों है, देखिए मेल्स के अंदर ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर मेल्स का बॉडी मास ज़्यादा होता है, दूसरा कुछ मेल्स स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं एंड सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। एज वी ऑल नो कि हमारे जो इंडियंस मेंस होते हैं वो थोड़ा सा सिटिंग प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। अगर उनका बैठने वाला काम है ऑफिस वगैरह तो वो सिटिंग करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहलिक है तो भी सिटिंग में ही होता है। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से एक्सरसाइज नहीं होती है अच्छे से, तो एक्सक्रीशन आउट अच्छे से नहीं होता है। स्मोकिंग बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, ओके। आफ्टर दैट अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारी किडनी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर ध्यान देना है। और अगर डिक्रीज करना है, मान लीजिए आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है, उसको डिक्रीज करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है, एक्सरसाइज करें आप अच्छे से, ठीक है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें रात में ना लें, दिन में लें वाटर इनटेक, सो दैट आपका दिन में यूरिनेशन अच्छे से हो। रात में करेंगे तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा एंड ब्लैडर पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। एंड टाइमली स्लीपिंग ले, ठीक है। फ्रेश फ्रूट का इनटेक करें, अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन ज़्यादा है बॉडी में तो बनाना यूज़ करें, बनाना को खाएं, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, जैसे मिल्क, कर्ड एंड छाछ जिसे हम कहते हैं। कर्ड तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये सब मिथ है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते हैं, लेना होता है एक मिनिमम क्वांटिटी में ज़रूर ले। नट्स का यूज़ करें एंड वैरायटी ऑफ पल्स एंड स्प्राउट्स को यूज़ करें, ठीक है। सो इसका भी एक रूल है खाने का कि आप उसको 30 मिनट्स के लिए सोकअप करें एंड अच्छे से वेल कुक करें एंड एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर पोर्शन में उसका इनटेक करें। तो ये आपके अंदर यूरिक एसिड को नहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड आपको क्या क्या चीज़ें स्टॉप करनी है जो कि टेट्रा पैक्स में होती हैं, वो चीज़ें स्टॉप कर दें। फॉर एग्जाम्पल केचप, जूसेस, हम चिप्स और जितनी भी चीज़ें पैकेट्स में आती हैं प्रिजर्वेटिव वाली, वो चीज़ें आप इनटेक उनका बंद कर दें। तो ये यूरिक एसिड को लेवल को मिनिमम करने में, आपका नॉर्मलाइज करने में हेल्प देता है। सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक यूरिक एसिड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड आप अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कलीग्स के साथ शेयर करें। कहाँ से वीडियोस वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताया करें, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड कैसे लगते हैं वीडियोस ये भी बताएं, ये भी देखकर अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।